आज का जो लेसन है मानसून से संबंधित है और ये इम्पोर्टेंट लेसन है क्योंकि इसमें राजस्थान में मानसून आने की जो तिथियां हैं वो बदली गई हैं। उसका विवेचन हम इसमें करेंगे, साथ में मानसून आने की जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे। राजस्थान में ही ये परिवर्तन किया गया है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में जो मानसून आने की तिथि है वो 1 जून को निर्धारित की गई है और निर्धारित तिथि को भारत में मानसून प्रवेश कर चुका है, केरल तट पर अपनी दस्तक दे चुका है। लेकिन राजस्थान में पिछले 30 वर्षों के जलवायु आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद इस वर्ष सन 2020 से मानसून आने की तिथियों में परिवर्तन किया गया है और विदाई की तिथियों में भी परिवर्तन किया गया है। जहां प्रतिवर्ष राजस्थान में मानसून आने की तिथि 15 जून निर्धारित की गई थी, उसको इस वर्ष से बदलकर अब कर दिया गया है 25 जून। अब राजस्थान में 25 जून को मानसून अपनी दस्तक देगा। राजधानी जयपुर में 25 जून को ये आता था हर साल, उसको आगे करके 1 जुलाई निर्धारित कर दी गई है तिथि। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी और कक्षा 11-12 के भूगोल विद्यार्थियों के लिए भी कि ये तिथियां अब बदली जा चुकी हैं और ये 30 वर्ष में बदलते हैं, हर साल नहीं बदली जाती। अब राजस्थान में जो विदाई की तिथि है वो पूरे पश्चिम राजस्थान में 1 सितंबर के स्थान पर 17 सितंबर को ये विदा लेगा और पूर्वी राजस्थान से 20 सितंबर जो निर्धारित तिथि थी उससे ये 27 सितंबर को विदा लेगा। साथ ही हम देखें इसके आगमन की तिथि तो जो राजस्थान है, पूरा राजस्थान, समस्त राजस्थान, उसमें इस प्रकार से इसकी तिथियों में संशोधन किया गया है। और जयपुर से विदाई का समय भी, राजधानी जयपुर से विदाई का समय भी हम ज्ञात कर लें, जान लें। जहां 25 जून को ये विदा लेता था, अब ये 1 जुलाई, ये 15 सितंबर को जहां विदा लेता था, अब इसकी विदाई होगी 22 सितंबर, यानी 7 दिन विलंब से ये विदा होगा। पिछले वर्ष 2019 में भी हमने देखे थे कि मानसून के जो आंकड़े थे मौसम विभाग के विपरीत थे, देर से बरसात शुरू हुई और देर तक जारी थी। इसलिए पिछले 30 वर्षों के जलवायु के आंकड़ों का विश्लेषण करके इस वर्ष इन आंकड़ों को संशोधित किया गया है। लेकिन देश में ऐसा संशोधन नहीं किया गया। ये राजस्थान के लिए लागू है, ये ध्यान देने योग्य बात है। देश में मानसून आगमन की तिथि 1 जून पहले की तरह ही निर्धारित है। अब हम जानेंगे मानसून आने की प्रक्रिया क्या है। अमूमन भारतीय मौसम विज्ञानियों ने भारतीय मानसून को 2 भागों में बांटा है। दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसको ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, और दूसरा है उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मानसून। बारी बारी से हम दोनों को देखते हैं, दोनों को जानते हैं। सर्वप्रथम हम लेंगे दक्षिण पश्चिम का मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून काल, जो वर्तमान समय में जो हम जिस मानसून की बात कर रहे हैं, जो भारत में वर्षा ऋतु होती है, वो इसी से संबंधित होती है। ये कैसे होती है जानते हैं इसके बारे में। वायुदाब और तापमान 2 मुख्य फैक्टर इसके लिए, मानसून के लिए, और बदलती पवनों की दिशा के कारण भारत में मानसून एंटर करता है। भूमध्य रेखा की स्थिति भी हम साथ में ही याद कर लेते हैं। भारत के दक्षिण तट के से 876 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में चलने लगती है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। अब ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, वो उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य रेखा को पार करके जब ये उत्तरी गोलार्ध में एंटर करती हैं, तो उसी समय जैसे ग्रीष्म काल में जो वायुदाब जन्य परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ताप जन्य परिस्थितियों के कारण वायुदाब कम हुआ है उत्तरी भारत में, उस कारण उत्तर पश्चिम भारत में विकसित न्यून दाब की ओर आकर्षित होकर भूमध्य रेखा को पार करती हैं। अब भूमध्य रेखा को ये पार करती हैं तो वहां एक नियम लागू होता है, फेरल का नियम। फेरल नाम के विद्वान के अनुसार फेरल का नियम लागू होता है। फेरल के नियम के अनुसार ये पवने अपनी दिशा बदलकर अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं, और जब इनकी दिशा बदलकर ये दाहिने ओर मुड़ जाती हैं तब इनकी दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम दिशा से मतलब ये है कि हवाओं को नाम, जिधर से हवाएं आती हैं उनका नाम वही होता है। जैसे दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के, दक्षिण और पश्चिम के बीच से हवाएं आ रही हैं तो इसका नाम हो गया दक्षिण पश्चिम हवाएं। ये पवने अरब सागर और उसके बाद भी बंगाल की खाड़ी के ऊपर से चलती हैं, तो उन आर्द्र क्षेत्रों से नमी ग्रहण कर लेती हैं। आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में
में जो स्थलीय भाग आते हैं वहां वर्षा कर देती हैं। इसी से वर्षा, भारतीय वर्षा जो वर्षा काल में वर्षा होती है इन्हीं पवनों से होती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून की दो शाखाएं, एक तो है अरब सागरीय मानसून और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय मानसून ये जो हवाएं हैं जो एंट्री करती है भारत में, सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, केरल तट पर टकराता है, वो अरब सागरीय मानसून ही है। अत्यंत वेगवती शाखा है, मानसून की बहुत वेगवती शाखा है। पश्चिम भारत के जो दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग के पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट है, उस पश्चिम घाट के भी पश्चिमी ढाल पर घनघोर वर्षा करती है अरब सागर की ये शाखा, और वहीं ये ज्यादातर समाप्त हो जाती है। वैसे इसके तीन हम उपभाग करके पढ़ेंगे। पहला भाग पढ़ रहे हैं कि पश्चिम घाट के पश्चिम ढाल पर तीव्र वेगवती शाखा जो वर्षा करती है वो वहीं समाप्त हो जाती है। ये प्रथम बार जब ये घनघोर वर्षा होती है तो इसको मानसून का फटना या बर्स्ट ऑफ मानसून कहा जाता है। मुंबई में हम देखते आए हैं समाचार पत्रों में और न्यूज़पेपर्स में के साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविजन उस पर भी देखते हैं कि मुंबई में भयंकर बरसात हुई। उसका कारण यही है, पश्चिम ढाल के पश्चिम तट पर भारी बरसात का कारण बनती है। पश्चिम तट पर ये 250 सेंटीमीटर तक वर्षा करती है। वर्षा को जो मापने की इकाई है वो सेंटीमीटर में होती है। पश्चिम घाट के पवन उन्मुखी यानी जहां से ये हवा आ रही है उसके सामने वाला भाग है पश्चिम घाट का, वो पवन उन्मुखी ढाल कहलाता है। उसके उच्च ढाल पर 500 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी बरसात करती है ये। और जैसे ही पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों से आगे जब ये वर्षा, ये बादल वहां आगे गमन करते हैं तो धीरे धीरे उसमें जल की कमी हो जाती है और पूर्वी ढाल पर उतरते समय ये हवाएं गर्म होकर शुष्क हो जाती हैं। कारण इसके फलस्वरूप यहाँ वर्षा कम होती है, जिसको बोलते हैं, इस क्षेत्र को पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। और धीरे धीरे क्रमशः जैसे जैसे पश्चिमी घाट से हम पूर्वी तट की ओर देखते हैं वर्षा का वितरण तो वो क्रमशः कम होता जाता है। इतना कम कि पूर्वी तट पर स्थित जो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, वहां मात्र इस शाखा से, अरब सागरीय इस शाखा से 38 सेंटीमीटर वर्षा ही हो पाती है। और दक्षिण का जो पठार है वो अधिकांश वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। तो ये वाला जो हमने उपशाखा की अरब सागरीय मानसून की पहली, इससे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल ही अधिक लाभान्वित होते हैं। दूसरी इसकी शाखा है, एक शाखा तो ये, दूसरी शाखा इसकी विंध्याचल, मध्य भारत के जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणियां है उनके बीच से होकर आगे ये छोटा नागपुर पठार तक जाती है। झारखंड और बिहार पश्चिम बंगाल के पास में जो छोटा नागपुर का पठार है वहां तक एक शाखा इसकी चली जाती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल श्रेणियों के बीच से होकर, और वहां वर्षा करती है। और इसकी एक तीसरी शाखा उत्तर की तरफ गुजरात के कच्छ को पार करके, राजस्थान और हरियाणा को भी पार करके, पंजाब से आगे जो पश्चिमी हिमालय पर्वत है उसके पास हिमाचल प्रदेश में जाकर वर्षा करती है। राजस्थान से इसे शाखा का ये जो उप शाखा है इसकी अरब सागरीय मानसून की, इससे ज्यादा राजस्थान को लाभ नहीं होता। उसका कारण यह है कि जो अरावली पर्वत है उसकी स्थिति, अरावली पर्वत राजस्थान में इस तरह से अवस्थित है कि इसका ये जो उत्तर दक्षिण की तरफ है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है इसका। तो इसके पश्चिम की तरफ से अरब सागर की मानसून की पवनें सीधे ही हिमालय पर्वत के दक्षिण की ओर हिमाचल प्रदेश में जाकर वर्षा करती है। वहां कालका में, शिमला में खूब वर्षाएं होती है। तो इस तरह से तीन शाखाएं अरब सागरीय मानसून की उप शाखाएं। दूसरी जो अरब सागरीय दक्षिण पश्चिम मानसून पड़ रहे हैं ग्रीष्मकालीन मानसून काल, इसमें दूसरी इसकी महत्वपूर्ण शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा को भी हम तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला जो इसका है, बंगाली खाड़ी से जब ये हवाएं आर्द्रता ग्रहण करती हैं और थोड़ा घूमकर पूर्व की तरफ मेघालय, बांग्लादेश के ऊपर जो राज्य है मेघालय,
जिसका नाम ही मेघों की वजह से, बादलों की वजह से, यानी मेघों का घर, मेघ धन आलय, मेघों का घर। उस मेघालय में खासी पहाड़ी है और वहां मासिंदराम है। मासिंदराम में जगह है चेरापूंजी जिले में, विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है वहां। कारण वहां की जो पहाड़ियां उनका कीप जैसा आकार है, कीप आकार पहाड़ियों में उससे टकराकर भारी वर्षा होती है। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिंदराम में होती है, चेरापूंजी जिले में, राज्य मेघालय है। और 1300 सेंटीमीटर, औसत 1300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इस मेघालय में। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून है, उसकी पहली शाखा खासी की पहाड़ियों में, मेघालय में। दूसरी इसकी शाखा पूर्व में, मेघालय से जो उत्तर में राज्य है असम, उसके भी पूर्व की तरफ चली जाती है एक, और वो उपशाखा ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में जाकर भारी वर्षा करती है। औसत रूप से 200 सेंटीमीटर तक वहां वर्षा होती है। तीसरी उपशाखा है वो हिमालय पर्वत के समानांतर दक्षिण में क्रमशः पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जाती है। और यहाँ जो राज्य मुख्य राज्य हैं उनमें जैसे पूर्व की तरफ बिहार है, फिर झारखंड, बिहार और झारखंड उत्तर दक्षिण में स्थित राज्य है, ये पूर्व की तरफ है। फिर बिहार झारखंड के आगे उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में जैसे उत्तराखंड है, फिर हरियाणा, क्रमशः फिर पंजाब और राजस्थान, इस तरफ ये शाखा जाती है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है इसमें बादलों में नमी कम होती जाती है और क्रमशः वर्षा कम होती जाती है। पूर्व में जहां अधिक वर्षा होती है, पश्चिम में धीरे धीरे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। और इसको हम कुछ तथ्यात्मक तरीके से देखें, समझें कि कैसे इसकी वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, तो आप जान पाएंगे कि जो कोलकाता है सबसे पूर्व में है, उस कोलकाता में औसत वार्षिक वर्षा है 170 सेंटीमीटर। उस कोलकाता के पश्चिम की तरफ है पटना, जहां का औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर है। प्रयागराज, इलाहाबाद का ही है नया नाम प्रयागराज, उस प्रयागराज में औसत वार्षिक वर्षा 85 सेंटीमीटर होती है। उस प्रयागराज के जो पश्चिम में है आगरा, वहां 70 सेंटीमीटर। दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मात्र 65 सेंटीमीटर हो जाती है। और इससे आगे यदि हम राजस्थान में प्रवेश करें और राजस्थान में देखें तो बीकानेर में मात्र 28 सेंटीमीटर वर्षा, और बीकानेर के भी पश्चिम में जो जैसलमेर है वहां सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा का आंकड़ा हमें देखने को मिलता है। इसकी एक चौथी शाखा, एक उपशाखा और है, एक जो छोटा नागपुर पठार की ओर चली जाती है। और उधर हमने पहले जैसे अरब सागरीय मानसून में देखा था, छोटा नागपुर पठार में ही एक शाखा अरब सागरीय मानसून की प्रवेश करती है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच से, और इधर बंगाली खाड़ी से। तो दोनों शाखाएं मिलकर वहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा कर देती हैं और लगभग 100 सेंटीमीटर तक वर्षा आपको छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखने को मिलती है। राजस्थान की हम एक और इसी संदर्भ में राजस्थान को भी देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जहां इसका औसत वार्षिक वर्षा है 100 सेंटीमीटर। और समस्त राजस्थान का जो वर्षा है उसमें सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में ही देखने को मिलती है। वैसे माउंट आबू में भी होती है, लेकिन जिले की दृष्टिकोण से झालावाड़। और इस तरह से हमने ये मानसून पढ़ा। अगले पार्ट में मानसून की जो आने की तरीके हैं, इसके सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम अलग से डिटेल से जानेंगे।